Good morning, students. Welcome you all in our YouTube channel Study Warriors Academy. Once again, I welcome to all of you in our online classes. आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप अभी सब बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही लगन से और बहुत ही कंसंट्रेशन से अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं। और आज का सेशन शुरू करने से पहले आई वांट टू शेयर वन थिंग विथ यू स्टूडेंट्स। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंक डिफरेंटली। विनर्स जो होते हैं ना, वो कुछ अलग नहीं करते हैं, बस वो अपने कामों को अलग तरीके से करते हैं। कहने का मतलब, जो भी काम उनको दिया जाता है, जो भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है प्रेजेंट डे में, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, यानी सिस्टम से, यानी डिसिप्लिन से उस काम को पूरा करता है। ठीक है ना। जहाँ पर हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो डिसिप्लिन ही व्यक्ति को सक्सेस पहुँच करा देता है। अगर आपके किसी काम में या आपके लाइफ में, आपके किसी स्टेप्स में अगर डिसिप्लिन न रहे, तो आपको सफलता मिलने में देरी लग सकती है या नहीं भी मिल सकती है। तो डिसिप्लिन कहने का मतलब टू रेगुलेट आवर सेल्फ इन ए सिस्टम। डिसिप्लिन का मतलब ही वही होता है, टू रेगुलेट आवर सेल्फ इन ए सिस्टम, इन ए स्पेसिफिक मैनर, इन ए स्पेसिफिक टेक्निक्स। और अगर हम किसी चीज़ को ढंग से, तरीक़ा से अगर करें, तो स्वाभाविक है उस काम में हमको सफलता मिलेगी। तो पढ़ाई में भी वही बात आती है। अगर आप अपनी पढ़ाई को तरीक़ा से, रूटीन वाइज पूरा करते हैं और जिस समय आपको जो करना है उस काम को उस समय तक पूरा कर लेते हैं, तो स्वाभाविक है आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि लाइफ में एजुकेशन के साथ मॉरलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, नोबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, विजडम का होना बहुत ज़रूरी है। सो स्टडी विथ गुड मैनर्स, डिसिप्लिन, स्पिरिचुअलिटी, इंटेलेक्चुअलिटी एंड योर वेल बिहेवियर विथ अदर्स, हमेशा। क्योंकि दूसरों से आशीर्वाद पाना भी बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है ना। आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत आपकी अपनी चीज़ है, लेकिन मेहनत के साथ, मेहनत और लगन के साथ लक का होना बहुत ज़रूरी है, और लक हमें आशीर्वाद से मिलता है। सो इसी वेल विशेस के साथ लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स एंड स्टडिंग chapter money and credits, and today we will discuss about the topic of loan activity of banks. Already we have started this chapter. Most part of this chapter we have done and finished. So dear student, today we will discuss about loan activity of banks. तो बैंक जो होते हैं उनका लोन एक्टिविटी क्या रहता है, किस टाइप का वो लोन एक्टिविटी करते हैं। ठीक है ना। तो जनरली आप जानते हैं बैंकों में लोग पैसा जमा करते हैं, इस बात को आप सब भी जानते हैं। ठीक है ना। तो बैंक में जो कुछ जमा करने वाले होते हैं, कुछ निकासी करने वाले होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बैंक से उधारी में पैसा लेते हैं ना, जैसे लोन के रूप में कर्ज लेते हैं बैंक से, और एक निश्चित समय सीमा तक उसको लौटाने का वादा करते हैं। तो बहुत सारी गतिविधियाँ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ बैंक के द्वारा एकम्प्लिश होती है। सो आज हम उन्हीं सभी एक्टिविटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ कहानी पढ़ के, कुछ केस स्टडी करके, और कुछ एक्टिविटीज़ करके। ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट विथ योर पेन एंड कॉपी। सो लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक फर्दर। अब हम बैंक की जो स्टोरी है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ऐसे हम लोगों ने कल बहुत कुछ बैंक के बारे में जान चुके हैं। ठीक है ना। तो आज हम उसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट्स। अब बैंक के पास जो डिपॉजिट्स रहता है उसको वो क्या करते हैं, जो पब्लिक के साथ वो लेते हैं, पब्लिक जो जमा करता है उसको बैंक क्या करता है। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हेयर। Okay, bank keeps only a small proportion of their deposits as cash with themselves. सबसे बड़ी बात है कि बैंक के पास अगर आज 1 लाख रुपये जमा हुआ,
पब्लिक के द्वारा। तो ऐसा बात नहीं है कि बैंक उस 1 लाख को अपने पास ही रखेगा, इसका वह फिर यूटिलाइज करते हैं। बैंक कैसे करते हैं? 15% ऑफ देयर डिपॉजिट्स वो अपने पास रखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 15% ऑफ डिपॉजिट क्यों रखते हैं? क्योंकि उन एक अनुमानित राशि है कि एक दिन में कितना व्यक्ति पैसा निकासी करने के लिए आएगा, तो जितना जमा है उसका 15% ही एक एवरेज माना गया है कि 15% तक ही निकासी कर सकता है। इसलिए 15% तक वो बैंक अपने पास डिपॉजिट्स रखते हैं। बाकी पैसे का क्या करते हैं? अब दिस इज केप्ट एज ए प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। मतलब किसी भी दिन आएगा तो 15 जितना डिपॉजिट्स है उसका 15% से ज़्यादा नहीं निकालेगा। पूरी राशि तो कोई कभी नहीं निकालता है एक बार में, ठीक है ना। इसलिए एवरेज राशि माना गया है 15%। सिंस ऑन एनी पार्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स मेनी डिपॉजिटर्स कम टू विदड्रॉ कैश, द बैंक एबल टू मैनेज विद दिस कैश। तो ऐसा भी बात नहीं है कि रोज व्यक्ति पैसा निकाले, ऐसा भी नहीं होता है। इसीलिए बैंक अपना एक एवरेज राशि मेज़र किया हुआ है जो है 15%। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन। अब बाकी पैसे का क्या करता है? लोन देने का काम करता है उसमें। देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। लोन का बहुत बड़ा डिमांड है। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं जिनको पैसे की आवश्यकता होती है, वो बैंक से ही कर्ज लेते हैं और उसमें अपने बिजनेस में मुनाफा कमा के फिर बैंक को लौटा देते हैं एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट देकर। सो वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शंस। आगे हम चर्चा करेंगे। बैंक्स मेक यूज ऑफ दिस डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट। बैंक के पास जो डिपॉजिट रहता है उसको क्या करता है? लोन देता है लोगों को। इन दिस वे बैंक mediate between those who have surplus funds, the depositors, and those who are need of these funds और the borrowers। बैंक क्या करता है? दो के बीच, एक है borrowers और दूसरा है सरप्लस डिपॉजिटर्स। सरप्लस डिपॉजिटर्स मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो डिपॉजिट कर रहा है, वो क्या कर रहा है? डिपॉजिट कर रहा है। और एक है बोरोवर जो है लोन लेने वाला। दो के बीच का मीडिएट का काम क्या कौन कर रहा है? बैंक, ठीक है। बैंक चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। बैंक चार्ज एन हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट टू द बोरोवर्स। जब वो जमा करेंगे तब उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देकर पैसा वसूली करेंगे, ठीक है ना। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर्स इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। अब एक बात समझ में आ गई कि बैंक का इनकम कहाँ से होता है। बैंक का इनकम उसके इंटरेस्ट से होता है। इंटरेस्ट कैसे होता है? किसी ने बैंक में पैसा जमा कर दिया, ठीक है, उसको भी इंटरेस्ट देना है। जो पैसा डिपॉजिट कर रहा है उसको भी कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा कस्टमर को। अब उस जमा राशि का 15% रख के बाकी राशि को बैंक ने किसी बोरोवर्स को, किसी बिजनेसमैन को, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को या किसी को जिसको ज़रूरत है उसको लोन के रूप में दे दिया। अब जिसको लोन में दिया है उससे वो कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ के वापस लेगा पैसा, ठीक है ना। तो जो इंटरेस्ट इनको देना है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट यहाँ से मिल रहा है उनको, जिनको दे रहे हैं बोरोवर्स को। तो जो सरप्लस हुआ वहाँ पर इंटरेस्ट का, वो सरप्लस इंटरेस्ट बैंक की कमाई है, ठीक है ना।
बैंक के पास अपना कुछ रहता नहीं है, अपना पैसा कुछ है नहीं, कस्टमर का पैसा को यूटिलाइज करके बैंक वहाँ से सरप्लस इनकम निकालता है, ठीक है ना। वही बैंक का मेन सोर्स है और इसी से कस्टमर को भी इंटरेस्ट पे करता है और बाकी काम पूरा करता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इधर एक तरफ डिपॉजिटर्स हैं, ठीक है ना, और एक तरफ बोरोवर्स हैं। डिपॉजिटर्स देखिए बहुत सारे लोग जमा कर रहे हैं पैसा ना, पीपल मेक डिपॉजिट्स, पीपल मेक विड्रॉल्स एंड गेट इंटरेस्ट। एक बार यहाँ जमा करेंगे एक बार, ठीक है ना, और जब यहाँ से निकासी करेंगे तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना, कुछ समय के बाद। और इधर देखिए बोरोवर्स हैं, बोरोवर्स ज़्यादा लोग बोरोवर्स नहीं रहते हैं, बहुत कम ही लोग रहते हैं। कोई बिजनेसमैन हुआ, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ, ठीक है ना, ऐसे ही लोग बोरो करते हैं पैसा, उसे बिजनेस चलाते हैं, उसे मुनाफा करते हैं, फिर उसको वापस करते हैं, ठीक है ना। तो पीपल टेक लोन्स इधर से एंड पीपल रीपे लोन्स विथ इंटरेस्ट, यहाँ से इंटरेस्ट बैंक को देते हैं। बैंक इनको इंटरेस्ट दिया और बोरोवर्स बैंक को इंटरेस्ट दिए। बैंक का क्या गया, कुछ नहीं। बैंक सिर्फ एक क्या बना, मीडिएटर ही बना। बैंक क्या बना, मीडिएटर, नथिंग। So let us discuss now about two different credit situations. तो क्रेडिट्स का दो प्रकार का सिचुएशंस जो हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो व्हाट आर द सिचुएशंस। तो हम जो है हमारी रोज़मर्रा की गतिविधि में बहुत ऐसा लेन देन करते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा, जहाँ किसी न किसी रूप में हम लोन का प्रयोग करते हैं, ऋण का प्रयोग करते हैं, उधारी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जहाँ साहूकार कर्ज को धन, वस्तु या सर्विस मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में उसको कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारी सिचुएशंस हमको देखने को मिलता है। सो ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन आवर डेली डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन क्रेडिट इन सम फॉर्म ऑफ और अदर। So credit loan refers to an agreement. Point to be remember, okay? Credit loan refers to an agreement in which the lender supplies the borrowers with money, goods or services in return for the promise of our future payment. ठीक है ना, बाद में पेमेंट करने का एक वादा करके वो उससे उधारी लेता है या कर्ज लेता है। तो इसी टाइप से लेट अस डिस्कस अबाउट फर्स्ट केस स्टडी, फेस्टिवल सीजन, त्यौहार का मौसम, ठीक है ना। इन फेस्टिवल सीजन 2 months from now and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trade in town for 3000 pair of shoes to be delivered in a month time. एक महीने के अंदर, मतलब 2 महीने के बाद समझिए कि फेस्टिवल है, ठीक है ना। और सलीम जो है जूता निर्माता है और शहर के बड़े व्यापारी को 3000 जोड़ी जूते का डिमांड उसको आता है और 1 महीने के अंदर उसको पूरा करना है, ठीक। टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम सलीम हैज़ to hire a few more workers for stitching and pasting work. अब तो अकेले सलीम कर नहीं सकता है, उसको 2 और अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। अब he has to purchase the raw material also, रॉ मटेरियल भी खरीदना है उनको। To meet these expenses, सलीम obtain loans from 2 sources. अब उनके पास उतना पूंजी भी नहीं है, इसीलिए उनको इस सोर्स को पूरा करना, डिमांड तो आ गया है, सप्लाई भी देना है, उसके लिए वर्कर्स भी जुगाड़ कर लिया, रॉ मटेरियल भी मंगाना है, तो रॉ मटेरियल मंगाने के लिए उसको लोन चाहिए, पैसा नहीं है उसके पास, ठीक है ना। फर्स्ट ही आस्क्ड द, देखो पहला कैसा होता है, देखिए फर्स्ट ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर। पहला तो कि वो लेदर सप्लायर से बात करता है, ठीक है ना, जो लेदर सप्लाई करता है।
और उसको प्रॉमिस करता है कि उसको हम बाद में पेमेंट करेंगे। अभी आप हमको सप्लाई कीजिए, मेरे पास ऑर्डर है, हम आपको बाद में पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। सेकंड क्या है, ही ऑब्टेन लोन्स इन केस फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर्स एज एडवांस पेमेंट फॉर 1,000 पेयर ऑफ शूज विथ अ प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ। देखिए 2 केस हुआ यहाँ पर। पहला केस क्या हुआ, जिससे वो रॉ मटेरियल लेगा, उसको वादा किया है कि हम बाद में आपको मेरा ऑर्डर आया हुआ है, हम आपको बाद में इसका पेमेंट कर देंगे, ठीक है ना, और वहाँ से रॉ मटेरियल ले लिया। दूसरा केस क्या है, जिससे ऑर्डर लिया है, उसको फाइनल प्रोडक्ट देना है, उससे एडवांस में 1000 पेयर का शूज़ का पैसा ले लिया। अब जो 1000 पेयर ऑफ शूज़ का पैसा लिया है एडवांस में, वो 1000 पेयर ऑफ शूज़ का पैसा रॉ मटेरियल खरीदने में लग सकता है। तो इसी तरह से दोनों केस में क्रेडिट हो रहा है, ठीक है ना, दोनों केस में एक एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक ए गुड प्रॉफिट एंड रिपे द मनी दैट ही हैड बोरोड। अब या तो वह अगर जहाँ से रॉ मटेरियल लिया उनसे अगर उधारी में लिया था तो उसको पेमेंट कर देगा, और या तो जो ट्रेडर से जिसको देना है उससे एडवांस में लिया है तो फिर उसको देने की ज़रूरत नहीं है, उससे वो बाकी की रकम ले सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट्स का यहाँ पर एक्टिविटी हुआ, ठीक है ना। सो लेट अस स्टडी फर्दर। इन दिस केस Salim obtained credit to meet the working capital needs for production. सलीम जो है वो वर्किंग कैपिटल प्रोडक्शन के लिए जो वर्किंग कैपिटल का ज़रूरत था उसके लिए उन्होंने क्रेडिट में लिया। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस, और जो क्रेडिट लिया तो प्रोडक्शन के लिए जो ऑनगोइंग एक्सपेंसेस था, उसको जो ज़रूरत था वो पूरा हुआ उसका। कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑन टाइम, और समय पर उसका प्रोडक्शन हो गया। एंड देयर बाय इंक्रीजेज हिज अर्निंग। क्रेडिट देयरफॉर प्लेज ए वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि क्रेडिट का बहुत बड़ा रोल है। या सलीम का ही कहानी देखते हैं तो सलीम ने क्रेडिट में लिया और उससे प्रॉफिट भी कमाया, और 2 व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट में भी रखा, और जिससे ऑर्डर लिया था उसको सप्लाई भी कर दिया। तो इस केस में सबका भला हुआ। नेक्स्ट केस विल स्टडी अबाउट सपनाज केस। ओके, सपनाज प्रॉब्लम। अब सपना का क्या प्रॉब्लम है, देखिए सपना कौन है भाई, सपना एक लेडी है, ठीक है ना, उसका क्या प्रॉब्लम है, लेट अस डिस्कस अबाउट सपनाज प्रॉब्लम। तो सपना ए स्मॉल फार्मर ग्रो ग्राउंडनट्स on her 3 acres of land. Yes, she takes a loan from the money lender to meet the expenses of cultivation, hoping that her harvest would help repay the loan. Yes, midway through the season, the crop is hit by pests and crop fails. ठीक है, दो सपना स्प्रे हर क्रॉप्स विथ एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स। यस, इट मेक्स लिटिल डिफरेंस। सी इज unable to repay the money lenders and the debt grow over the year into a large amount. Next year, Sapna takes fresh loan for cultivation. It is a normal crop this year, but the earnings are not enough to cover the old loan. देखिए सपना के केस में क्या हो रहा है, देखिए सपना छोटी सी एक गांव की एक किसान है, 3 एकड़ का ज़मीन में वो ग्राउंडनट्स लगाती है, और ग्राउंडनट्स लगाने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। उस पैसे को, उस अपना जो एक्सपेंसेस है उसको पूरा करने के लिए वह
मनी लेंडर से पैसा उधारी लेती है। अब पैसा उधारी लेने के बाद क्या होता है, वो खेती करना शुरू करती है। तो खेती करते करते समय क्या होता है, बहुत सारे ऐसे डिफ़िकल्टीज आते हैं, बहुत सारे ऐसे हजार्डर्स आते हैं, जैसे कि कीड़े लग गए या बारिश नहीं हुआ या तो कुछ भी हुआ, तो उसके जो क्रॉप्स थे उसमें कीड़े लग गए, तो उसको पेस्टिसाइड्स देना पड़ा, ठीक है, छिड़काव करना पड़ा। तो पेस्टिसाइड्स छिड़काव किया तो उसका एक अलग खर्चा पड़ा उसको, और उसमें भी बहुत ज़्यादा उसको प्रोडक्शन नहीं हो पाया। अब मनी लेंडर्स के पास जो वो उधारी ली थी, उस उधारी को चुका नहीं पाई, और साल भर में उसका इंटरेस्ट बढ़ बढ़ के बहुत बहुत बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि वो सोची कि अगला साल हम लोग इसको पूरा कर देंगे। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर कुछ कीड़े मकोड़े तो नहीं लगे खेती में, लेकिन सामान्य रूप से खेती हुआ, जितना होना चाहिए उतना हुआ। तो जितना होना चाहिए उतना हुआ, तो पिछला जो उसका उधारी था, पिछला जो लोन लिया हुआ था मनी लेंडर से, वो उसका कवर नहीं हो पाया। अब बताइए, वह कर्ज में दब गई और कर्ज को पूरा नहीं कर पाई। तो अब अभी 2 केस देखे हम लोग, ठीक है ना, एक सलीम का केस देखे और एक सपना का केस देखे। तो सलीम का केस और सपना के केस में क्या समझ में आया कि सलीम जो है वह भी कर्ज लेता है, लेकिन दूसरे तरीके से कर्ज लेता है, ठीक है ना, और उसके प्रोडक्शन में कोई क्षति नहीं होती है, लेकिन सपना के प्रोडक्शन में क्षति होती है। और यह सलीम प्रॉफिट में प्रॉफिट कमाता है, बिना इन्वेस्टमेंट का वो प्रॉफिट कमाता है। कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट तो करता है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट में उसका अपना कुछ जाता नहीं है। लेकिन सपना का इन्वेस्टमेंट भी गया और कर्ज में भी दब गई। सो इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। जनरली गांव देहात में तो लोन किस लिए लेता है व्यक्ति, खेती करने के लिए, बिजनेस करने के लिए नहीं। शहरों में बिजनेस करने के लिए लेते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, फिर रीपे करते हैं, ठीक है ना। लेकिन रूरल एरिया में क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लेते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व कंसिडरेबल कॉस्ट ऑन सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। मतलब क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसी ज़रूरतें हैं जिसको पूरा करने के लिए एक राशि की, एक अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है। देयर इज़ ए मिनिमम स्टेज फॉर 3 or 4 months बिटवीन द टाइम व्हेन द फार्मर बाय दिज इनपुट्स, और कुछ ही समय रहते हैं जिसको उसके बीच में ही उसको खरीदना है। एंड व्हेन दे सेल द क्रॉप, फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगिनिंग एंड द सीजन, बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रीपे लोन आफ्टर हार्वेस्ट। जनरली क्रॉप प्रोडक्शन में क्या होता है, सीजन के शुरुआत में मनी लेंडर से लोग पैसे उधारी लेते हैं, और जब कटाई करते हैं तब उसको पेमेंट कर देते हैं। सो रीपेमेंट ऑफ लोन इज क्रूशियली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। और जो रीपेमेंट करते हैं वह डिपेंड किस पर करता है कि हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ और प्रोडक्शन से हमको कितना इनकम हुआ, इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। सो इन सपनाज केस, अब देखते हैं सपना का केस में क्या समझ में आता है हमको, ठीक है ना। द फेलियर ऑफ क्रॉप मेड लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल। इसका क्रॉप प्रोडक्शन फेलियर हो गया तो लोन रिपेमेंट भी इम्पॉसिबल हो गया सपना के लिए। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रिपे द लोन। अब उसके पास 3 एकड़ ज़मीन था, उसमें से कुछ ज़मीन उसको बेचना पड़ा, क्योंकि उसको लोन पेमेंट करना। अगर लोन पेमेंट नहीं करेगी तो उसका कर्ज इतना बढ़ जाएगा कि बाद में उसका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्रेडिट इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग सपना इम्प्रूव हर अर्निंग लेफ्ट हर वर्स ऑफ। दिस इज एन एग्जाम्पल व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। सपना का फसल बर्बाद हो गया, ठीक है ना। अब उसको कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल हो गया, इसीलिए उसको ज़मीन का कुछ हिस्सा भी बेचना पड़ा। और सपना का ऋण जो है, जो लोन ली थी,
ने सपना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। और इसको आम भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, डेप्ट ट्रैप, मतलब कर्ज जाल कहते हैं। क्रेडिट इन दिस केस pushes the borrowers into a situation from which recovery is very painful। और इस मामले में जो ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में ढकेल देता है जहाँ से बाहर निकलना काफ़ी पेनफुल होता है, काफ़ी कष्टदायक होता है। ऐसे परिस्थिति जनरली हम लोग को गांव में देखने को मिलता है, रूरल एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है ना। इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग एंड देयरफॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर। और किसी केस में इसका अर्निंग को इंक्रीज करता है, ठीक है ना, और उसका बेटर ऑफ होता है लाइफ पहले से। इन अदर सिचुएशंस बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलर क्रेडिट पुशेस ए पर्सन इनटू ए डेब्ट ट्रैप। और दूसरे केस, एक केस में देख रहे हैं कि सिचुएशन बेटर ऑफ हो रहा है और दूसरे केस में क्या हो रहा है, डेब्ट ट्रैप में जा रही है वो, ठीक है ना। टू रिपे हर लोन शी हैज़ टू सेल पोर्शन ऑफ हर लैंड। और लोन रिपे करने के लिए उसको ज़मीन बेचना पड़ रहा है। शी इज़ क्लियरली मच वर्स ऑफ, और उसका जीवन बदतर हो रहा है, फिर से पहले से बदतर हो रहा है जीवन, ठीक है ना। एक का बेटर ऑफ हो रहा है, दूसरा का वर्स ऑफ हो रहा है देन बिफोर। ओके, सो वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट देयरफॉर डिपेंड on the risk in the situation and whether there is some support in case of loss। तो ये लोन लेना, ठीक है ना, ये उपयोगी है या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने के पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। मतलब क्या मतलब एक संभावना होता है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रेडिट, टू टाइप्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है ना। दो तरह का क्रेडिट के बारे में हम लोग चर्चा किए। एक क्रेडिट जो है बेटर ऑफ, एक क्रेडिट से किसी का लाइफ बेटर ऑफ होता है और एक क्रेडिट से किसी का लाइफ वर्स ऑफ होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द रिस्क इन द सिचुएशन एंड वेदर देयर इज सम सपोर्ट इन द केस ऑफ लॉस। अगर केस लॉस होता है, उस केस में अगर उसको कुछ सपोर्ट मिल जाता है तो उस केस में वो उसको रिकवर कर सकती थी, ठीक है ना। So dear students, now afterward we will discuss about terms of credit। okay, terms of credit मतलब तो ये जो ऋण लेते हैं इसके पीछे क्या क्या शर्त हैं, क्या क्या शर्तें हैं, ठीक है ना। तो let us discuss। every loan agreement specifies an interest rate, everybody know। एक इंटरेस्ट रेट होता है, कभी भी लोन लेने जाइएगा तो एक इंटरेस्ट रेट होता है, विच द बोरोवर मस्ट पे द लेंडर्स अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। बोरोवर कभी भी लोन लेता है तो उसको एक एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ता है, उसमें एक विशेष स्पेसिफिक इंटरेस्ट देना पड़ता है रीपेमेंट के समय प्रिंसिपल के साथ, जो उसका जितना पैसा लिया है, माना कि वो 10,000 रुपया लिया है लोन, ठीक है ना, 10,000 के साथ उसका इंटरेस्ट माना कि 2,000 हुआ, ठीक है ना, तो उसको 12,000 रुपया देना पड़ेगा। ये सिस्टम है क्रेडिट का। लेंडर्स में डिमांड कोलेटरल अगेंस्ट द लोन। और कभी कभी लेंडर्स जो हैं वो कोलेटरल मतलब आप लोग समझ लीजिए एक सिक्योरिटी, कोलेटरल मतलब सिक्योरिटी जिसको कहते हैं। कभी कभी हम लोन लेते हैं, लोन लेने के बदले में हमको क्या देना पड़ता है, हमारे ज़मीन का कागजात देना पड़ता है। अगर हम लोन नहीं चुका पाएँ, मतलब हमारे पास जो एसेट्स हैं, एसेट्स का ब्यौरा देना पड़ता है। जैसे कि हम जितना ज़्यादा लोन लेंगे उसी के एवज में हमको अपने एसेट्स का ब्यौरा देना पड़ेगा, डिटेल्स देना पड़ता है, ताकि अगर हम लोन नहीं चुका पाएँ तो वह उस एसेट्स को बेचकर या उस एसेट्स पर अपना हक जमा कर लोन को वापस अपना मेकअप कर सकता है, मैनेज कर सकता है, ठीक है ना। सो कोलेटरल इज एन एसेट, कोलेटरल इज एन एसेट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोलेटरल इज एन एसेट्स दैट द बोरोवर वांट्स
such as land, buildings, vehicle, livestock deposits with banks and uses this as a guarantee to the lenders until the loan is repaid. वो गारंटर के रूप में काम करता है। आप जनरली देखिएगा, अभी किसी बैंक में लोन लेने जाइएगा, अगर आपका बैंक अकाउंट में उतना, आपके बैंक अकाउंट में तो स्वाभाविक है उतना बैलेंस नहीं होगा, तो लोन लेने से पहले किसी एक गारंटर को खोजता है बैंक में, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप लोन रिपे नहीं कर पाए तो वो गारंटर को पकड़ेगा। आप सीधे अकेले चल जाइएगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा। एक गारंटर का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसी प्रकार ये कोलेट्रल जो है, एक कोलेट्रल एक सिक्योरिटी का काम करता है और ये बोरोवर्स का एसेट्स को गारंटी के रूप में रखता है। इफ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन, द लेंडर हैज राइट टू सेल द एसेट्स और कोलेट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट। तो कोलेट्रल मतलब समझ में आ गया आप लोगों को, कोलेट्रल मतलब सिक्योरिटी एसेट्स, ठीक है ना, जो बैंक ने उसको जमा में रखा है। अगर वो जमा नहीं कर पाया, रिपे नहीं कर पाया, तो उस एसेट्स को बेच देगा और अपना मैनेज कर लेगा पेमेंट को, ठीक है। प्रॉपर्टी सच एज लैंड, टाइटल्स, डिपॉजिट्स विथ बैंक्स, लाइव स्टॉक्स आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलेट्रल यूज्ड फॉर बोरोइंग। जनरली आप बैंक से लोन लेने जाइएगा तो आपको आपके ज़मीन जायदाद जितना भी है उसका कागज़ जमा करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस आर ऑल अबाउट द terms of credits. Next thing we will discuss some case studies are there. Okay, these are some case studies. You just go through all these case studies and some work to do is there. By reading these case studies you can do all these things. Okay, so let us go through this case study. A house loan. मेघा के बारे में, मेघा हैज़ टेकन अ लोन ऑफ 5 lakhs फ्रॉम द बैंक टू परचेज द हाउस, ठीक है ना। मेघा ने 5 लाख रुपये कर्ज लिया घर बनाने के लिए, ठीक है। और कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर कितना है? 12% है और इसको 10 साल में पूरा करना है, ठीक है। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसको नौकरी का वेतन संबंधित रिकॉर्ड को दिखाने पड़े हैं, जो उसका डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना, उसको दिखाना पड़ा है, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स को। अब बैंक नए घर के सभी कागज ऋणाधार के रूप में रख लेता है, जिसे मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने के समय वापस किया जाएगा। घर का जो कागज़ है जहाँ पर वो घर बना रहा है, ठीक है ना, जमीन बना रही है, उसका जो कागज़ है वो बैंक रख लेता है और जब वो रिपे कर लेगी तब उसको वापस वो मिल जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप से। फिल द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ मेघाज हाउसिंग लोन आपको अपने से भर लेना है इसको, ठीक है ना, यहाँ पर भरा हुआ नहीं है, इसको अपने से भर लेना है, लोन अमाउंट भर लेना है, ड्यूरेशन ऑफ लोन, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, इंटरेस्ट रेट, मोड ऑफ पेमेंट, कोलेट्रल क्या क्या है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी यू हैव टू फिल दिस इज योर वर्क। ओके, सो इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ repayment together comprise what is called term of credit. Very important, you must have to learn these things. Okay, this is very important for you. So what is term credit? Interest rate, collateral and documentation requirement and the mode of repayment together comprise what is called term of credit. What is called term of credit? The term of credit varies substantially from one credit arrangement to another. Okay, they may vary depending on the nature of lender and the borrowers. The next section will provide examples. Next section we will study about this. Okay, so the thing we have studied today in this term about term credits and
term credits means we have also known about the collateral. What is collateral? And we have studied the Sapna's problem and festival season, and we have also studied the two different type of situation, credit situations, by the study of two case studies. And we had started today the loan activity of banks. So these are all comes under the loan activity, means these are all the activities of loan by banks. So I hope so today's class you have understood very well today's class, and we will meet with you in our next video with new topics in next session. Till then, wish you all the best. And once again I want to say that please subscribe our channel Study Warriors Academy. If you will subscribe our channel, then you will get notified when we publish new video for you, and we are on the way of assisting you in your study. हम आपके स्टडी में सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि आप अच्छा से पढ़ें, आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने जीवन की जो मनोकामना है, आपके जो गोल हैं वो आपको मिले, ज़रूर से ज़रूर मिले। इसके लिए हमारे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं। वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।